अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। नए ओहदेदार एसोसिएशंस के अंदर आ चुके हैं। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत, फैसलाबाद ताजरों का, सनतकारों का और मज़दूरों का शहर है और ये हुस्न इम्तजाज है कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन मैं ये कैटेगोरिकली कहता होता हूँ फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत कभी भी सिर्फ ताजरों, सनतकारों और मज़दूरों की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि हर फ़र्द की नुमाइंदगी करता है। क्योंकि शहर के जितने लोग हैं, ये कपड़े का शहर है, कपड़े की इंडस्ट्री का शहर है। यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हर बंदा किसी ना किसी तरह इससे इंटर रिलेटेड है और चैम्बर हर एक की नुमाइंदगी का हक अदा करता है। जब चैम्बर की बात करते हैं तो जो आने वाले ओहदेदार होते हैं उनसे एक नशिस्त होती है। बिलाशुबा वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू एक मुख्तलिफ अंदाज से सवाल करने का मौका मिलता है। शेख फारूक यूसुफ जो कि फैसलाबाद ऐवान सनत तिजारत के 2025-26 के लिए सदर मुंतखब हुए हमारे साथ मौजूद हैं। शेख फारूक यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेशुमार इंटरव्यूज़, बेशुमार बैठकें और बहुत सारे विजन्स आपके जानता हूँ, लेकिन आज पब्लिक को इस सीट के ऊपर जो बैठा फारूक यूसुफ है वो देखना है कि क्या विजन लेके, सबसे पहला सवाल इधर से शुरू करेंगे, कहाँ से लेके आप विजन आए और क्या आपका मोटिव है कि फारूक यूसुफ जो वैसे भी एक ग्राउंड से उठने वाला आदमी है, ख़ुद मेहनत करके आगे आया, SVP भी बना और आज प्रेसिडेंट की सीट पर बरजुमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। बिल्कुल आपने सही फरमाया। फैसलाबाद चैम्बर जो है वो इस 70 लाख आवाम की नुमाइंदगी करता है और आपने कहा विजन का और क्या रोड मैप है, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बहुत वाज़ेह और क्रिस्टल क्लियर मैंने रोड मैप अपना दिया AGM पे, जिसमें सबसे पहले यही था कि हमने हर फ़र्द की नुमाइंदगी करनी है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अपनी मुशावरत और अपना ज़ोर लगाएंगे। जहाँ पर चैम्बर का रोल हुआ वो अपना भरपूर रोल अदा करेगा। हमने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ईज़ पैदा करनी है, उसके लिए हमने रोल अदा करना है। हमने फैसलाबाद चैम्बर के और ब्यूरोक्रेसी के अदारों के इंशाअल्लाह ताला इनमें एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट जो है मेरा रोड मैप है हम बनाएंगे और हम मिलकर हम एक वर्किंग फोर्स होंगे और इंशाअल्लाह हम अदारों के साथ मिलकर कंसेंसस से फैसलाबाद की तरक्की के लिए, फैसलाबाद के ताजर बरादरी की तरक्की के लिए, SME सेक्टर्स के लिए, इंपोर्ट के ट्रेडिंग के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, हर ऐसा बिज़नेस छोटा या बड़ा, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और इंशाअल्लाह चैम्बर से ये होता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि देखिए, मैं इस चीज़ का कभी कायल नहीं रहा। हम तीनों ऑफिस बेरर और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, इसका एक कंसेंसस डेवलप है कि हम इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हैं कि जो ऐसी आइटम्स, ऐसी मशीनरीज़ जो आपको इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ाने में काम देती है, उस पर हम हिडन बैरियर्स लगाएं या कदगंस लगाएं। तो वी आर रेडी कि हम उनको ये सारा डाटा प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हमारा R&D डिपार्टमेंट जो बड़ा फ़ाल है और उसके लिए हम उनको ग्राउंड रियलिटी पर, फैक्ट पे मबनी वो उनको हम डाटा प्रोवाइड करेंगे, जिसकी रोशनी में वो जो पॉलिसी बनाएंगे वो कारआमद होगी। जब आप रियल स्टेक होल्डर्स को लेके कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। गवर्नमेंट अपने एंड पे बड़ी दयानतदारी से काम कर रही है, माई बिलीव कि वो काम कर रही है, लेकिन उन तक उस तरह से ग्राउंड रियलिटी जो है वो नहीं पहुँच पाती। अब ये देखें कि एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, मैं इंपोर्ट की आपसे बात की, अगर हम अब एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के लिए हम एक रवायती तरीक़ाकार अपना रहे हैं और रवायती मंडियों के पास जा रहे हैं, हम कुछ हट के नहीं। जी बिल्कुल, रवायती मंडियों के पास जा रहे हैं, रवायती तरीक़ाकार है। दुनिया आज स्मार्ट बिज़नेस की तरफ चली गई है। तो हमारी एक पूरी कोशिश होगी कि चैम्बर से हम ऐसी रिसर्च R&D करेंगे जिससे हम अपने एक्सपोर्टर, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स को, उनको वो राहें देंगे। मैं समझता हूँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम ही है। हम इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि जी आप अपनी ज़िम्मेदारी, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इसको पूरा करेंगे कि हम उनको वो एवेन्यूज़ देंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ऐसे डेलीगेशन जाएंगे जिससे आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम होता नज़र आएगा। हम अफ्रीका की मंडियों में जाएंगे। हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग बिलाल, हमने डे फर्स्ट से काम शुरू किया। या आप देख रहे हैं कि
मुबारकबादें बहुत चल रही हैं। मुझे पता है, मुझे एक हफ्ते बाद टाइम मिला हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, मैं बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मुबारकबादें हैं ना, ये हमें इंडिकेटर दे रही हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को आपसे क्या तवक्को है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को समझ रहे हैं और हमें बाखूबी अंदाज़ा है कि हमने लोगों की तवक्कुआत पे कैसे पूरा उतरना है। और मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था आपसे कि ये एक पोटेंशल है। 20-20 करोड़ की आबादी है अफ्रीका में, सूडान में इतना काम हो रहा है, नाइजीरिया एक बहुत ज़बरदस्त मंडी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 8 दिन में ये R&D की है, क्योंकि मैं इस पर दिन रात काम कर रहा हूँ। और ये भी एक अवहाम था कि जी वहाँ पे आपकी जो पेमेंट है, आपका पैसा वो सिक्योर नहीं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने जो दोस्त चंद एक कर रहे हैं उनसे मैंने पूछा है, और उन्होंने कहा जी कोविड के बदतरीन दिनों में भी हमारी पेमेंट की रिकवरी हुई है, जंगी हालात में भी हमारी रिकवरी हुई। तो सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हमें काम करना है सही सिमत पे, राइट डायरेक्शन पे। हमारा मसला ये है बिलाल इस वक्त, और फैसलाबाद चैम्बर आपको इंशाल्लाह ताला अपनी सही डायरेक्शन पे लोगों को गाइड करता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। फारूक साहब, फारूक यूसुफ IT की इंडस्ट्री से भी बसता हैं। फारूक यूसुफ एजुकेशन से भी फैमिली ट्री के अंदर इंटरलिंक हैं। हौजरी सेक्टर से आप बहुत देर तक जो खास एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के आप चेयरमैन हैं। मतलब दरामद बरामद लोकल मैन्युफैक्चरिंग सबसे आपकी कनेक्टिविटी है। इस वक्त एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, ब्लूमबर्ग कह रहा आप सेकंड ग्रोइंग इकॉनमी है पॉजिटिव वर्ड्स में। अदाद शुमार कुछ और बताते हैं, हकायक कुछ और हैं, बताने वाले कुछ और बता रहे हैं। इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में क्या स्टेप्स हैं आपके ख्याल में गवर्नमेंट को और सबको लेने चाहिए कि चीज़ों की ज़रा फ़िज़ा वाज़ह हो ताकि इन्वेस्टर खुल के बाहर आ सके? बिल्कुल ज़बरदस्त, आपका बड़ा अच्छा सवाल बिलाल। सबसे पहले इसमें मैं समझता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएट लेने चाहिए, और मैं अपनी इन सजेशंस के को बताते हुए इस बात की भी यकीन दहानी कराता हूँ कि फैसलाबाद चैम्बर आपके लिए हाज़िर है, और इंशाअल्लाह ताला जो हम आपको सजेशंस देंगे, जो हम डॉक्यूमेंट देंगे, आप जहाँ से मर्ज़ी उसको वेरीफाई करें, आपको उसमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी। वेरी राइट। वो कंसेंसस से अपने फैसलाबाद की तमाम एसोसिएशंस को लूप में लेके तमाम के लिए विन विन पोजीशन क्रिएट करके, ऐसा नहीं होगा कि ग्रे क्लॉथ वालों के लिए हम बहुत सारी मराहत रख दें और जी हम वो जो स्पिनिंग वालों के लिए जो है वो ऐसी प्रपोज। हम इंशाल्लाह ये कोशिश होगी, आज से हमारी तैयारी है बजट के लिए कि हम एक बड़ा उनको वेल ऑर्गेनाइज और वेल इंफॉर्मेटिव जो है वो उनको डॉक्यूमेंट देंगे। अब गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने को तैयार हैं और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हम उनसे एक पुरफ़ज़ा बड़ी हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है? सबसे पहले बिलाल, हमें हर चीज़ से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना है, हमें सियासी इस्तेहकाम लेके आना है। अभी जापान का हमारा एक डेलीगेशन गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे चेंबर के दोस्त ये बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, वो बात कर रहे थे कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, तो उन्होंने कहा जी हम क्यों नहीं आ रहे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो उसमें सबसे पहले ये लिखा था। मैं देखें ऑनेस्टली ग्राउंड रियलिटी पे बातें करूँगा जिस पे हम अपना मुहासबा कर सकें, जिस पे हम अपना काम कर सकें। सबसे पहले हमें अपनी जंग से बाहर निकलना है, सियासी इस्तेहकाम लेके आना है। हमारे सियासतदानों को जो कि सब मुहब्बे वतन है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बस उसको सबूत देने की ज़रूरत है। हाँ, बस उसको हमें अपने ख़ुद में कंसेंसस और अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सोचने की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें अगर फॉरेन फंडिंग चाहिए तो हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। फिर हमें गवर्नमेंट को, जैसे TTAP पे बड़ा अच्छा काम कर रही है नो डाउट, लेकिन इसकी कैपेसिटी को इन्हांस करने की ज़रूरत है। हमारे कमर्शियल ताशीज़ को ज़रा थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और जरा हमें इम्पोर्टरों को डिस्करेज करने की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। हमें उनको नई इनोवेशन वाली जो मशीनरीज़ हैं उनको लेके आना चाहिए। हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, हमें अपनी लेबर स्किल करनी चाहिए। वो चाइना जब एक घंटे की प्रोडक्शन अपनी लेबर से वो ले रहा है, अगर मैं एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को लूँ कि वो स्टिच उसको बोलते हैं,
कि जी 5 लाख स्टिच वो ले रहे हैं तो हम 2.5 लाख स्टिच ले रहे हैं, तो हम कैसे कम्पीट करें। ये वो सारी चीज़ें हैं। चांदे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने बड़ी कॉमन है, बारहा उन तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं, और अगर हम इस पे काबू पा लें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो वो दुनिया पे हावी ना हो और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े ना। बहुत शुक्रिया शेख फारूक यूसुफ साहब मौजूद थे। और मैं ये पहले भी इस चीज़ का कायल हूँ कि फ़ारूक भाई को एक सवाल करें तो मुतअद्दिद सवाल जो आपने आगे करने होते हैं उसे प्रेडिक्ट करके उनके आंसर्स दे देते हैं। तो वो जो मैं पूछना चाह रहा था उस हवाले से उन्होंने पहले इंडिकेटर्स दे के चीज़ों को कवर अप किया। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे कि इन्होंने अपनी निश्चित संभाली है। तो आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि जो नए ओहदेदार आ रहे हैं फैसल भाई सनत तिजारत पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, इन्होंने अपनी नशिस्तें संभाली हैं, बरजमान हुए हैं। क्या मोटिव है और ख़ास तौर पर डिक्लाइन होती बरामदात जो हैं, बढ़ती हुई दरामदात, ट्रेड डेफिसिट को कैसे देखते हैं। अहमद अफजल रवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप एक सीजनड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान, सबसे पहले तो यही सवाल से आगाज़ कर लेते हैं। आपका विजन हमने कुछ सुना भी कि आप मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, आलमी मेयार के साथ चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं आगे, GSP प्लस स्टेटस, और ख़ास तौर पर 2030 के बाद अगर आप 20% तक सस्टेनेबल और दीगर सोर्सेज को नहीं मिलाते तो यूरोप आपके साथ बरामदादी नहीं करेगा। क्या देख रहे हैं, क्या प्लान है एक साल में आपके पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर के SVP की सीट के ऊपर बैठते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला यहाँ पे आने का। देखिए, ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है और ये सारे मामला जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप हल होंगे, ये ओवरनाइट इनका कोई हल नहीं है हमारे पास। मेरे लिए जो इस वक्त ये प्लेटफॉर्म है PHMA का, मैं इसको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो अपनी आवाज़ जो है वो ईवान बाला तक लेके जाना चाहूँगा, ताकि जो दर्द हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं, जो मसले मसाइल हम जिनसे गुजर रहे हैं, हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं वो लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें कि अगर हमारी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं करती तो इसका इफ़ेक्ट जो है ट्रिकल डाउन, वो सिर्फ हमारी ज़ात पे नहीं आएगा, वो पूरे माशरे पे आएगा। Exactly. और मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र किया था कि हमारी वैल्यू एडिड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ना कि वो स्पिनिंग है, ना कि वो वीविंग है, जिसमें हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मुंसलिक हैं। अब वो जो लोग मुंसलिक हैं वो एक कमाने वाला है और घर में 5 से 6 से 7 अफराद खाने वाले हैं। अगर इंडस्ट्री शट डाउन करने शुरू करती है कि जिस तरह वो इस वक्त शट डाउन कर रही है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है हमारी पूरी सोसाइटी फ़ील करेगी और उसका ऑलरेडी इफ़ेक्ट हम फ़ील कर रहे हैं। इसकी आपको मैं छोटी सी एक मिसाल ये देता हूँ कि अभी मैं कल ये पढ़ रहा था और मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात भी थी, सरप्राइजिंग भी थी कि जो है जो इतना बड़ा कामयाब इदारा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकालना शुरू कर रहा है। और अभी कल की अरब न्यूज़ की खबर है जिसमें मुसद्दिक साहब ने उसमें इंटरव्यू दिया है कि वो $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सुइस कनाल इकनॉमिक जोन में। उसकी वजूहात जो उन्होंने बयान की हैं कि 10% कॉस्ट उनकी हाई है पाकिस्तान में इस वक्त, जिसको वो सेव करेंगे, प्लस जो टैरिफ्स हैं वो सेव करेंगे वहाँ पे। तो एक जो बंदा है, अब इंटरलूप जैसे कितने इदारे होंगे, और पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट फिगर्स देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन उस जैसे कितने इदारे होंगे, मेरे ख्याल से 5% इदारे भी नहीं होंगे। तो जो बेचारे 90% 95% पीछे रह जाते हैं वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप देखें तो इसी तरह उस दिन हमने मिसाल दी गुल अहमद की, उन्होंने अपना अपैरल सेक्टर बंद कर दिया। तो क्या ये चीज़ें जो इस वक्त स्लोली इसका इफेक्ट आना शुरू हो रहा है और लोग इंडस्ट्रियलिस्ट या तो मूव आउट कर रहे हैं या अपनी इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो इस वक्त सस्टेन करना बड़ा मसला बना हुआ है। इसके साथ साथ मैंने उस दिन भी ये इश्यूज रेस किए कि हमारे लिए जब तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं क्रिएट की जाएगी, हम जो हैं वो एक किस्म का, मैं कल भी ये किसी से साहब से बात कर रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट से, कि वो कह रहे थे कि हम इस वक्त जिहाद कर रहे हैं इस माशरे में। इस वक्त हमारे लिए इंडस्ट्री का सस्टेन करना जो है वो एक जिहाद के बराबर हुआ पड़ा है। आप ये देखें कि जैसे मैंने उस दिन रेस किया कि 12 सेंट पर kWh में बिजली पे कर रहा हूँ, ठीक है, और ये पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा मैं पे कर रहा हूँ। ना बांग्लादेश कर रहा है, ना वियतनाम कर रहा है, ना कम्बोडिया कर रहा है, ना चाइना कर रहा है। तो सेम गोज फॉर द गैस सेक्टर। हमारी जो पर MMBTU कॉस्ट आ रही है इस वक्त गैस की, वो 10.40 है। Exactly.
और वो भी पूरे खित्ते में सबसे सबसे ज़्यादा। महंगी। उसके बाद आप ये देखिए, एक और मैं यहाँ पे बात रेस करना चाहूँगा कि हमारे सोलर पे भी चलें, टैक्सेस लगा दिए चलें, वो भी हम बेयर कर लेते हैं, लेकिन हम एक ऐसे रफू चक्कर में फंस चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त वो कंज्यूम नहीं हो रही, और उसका हम उसके बिल दे रहे बाद हैं। सोलर से जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी आपके सिस्टम में जाई जा रही है, जिसका इफेक्ट हमें भुगतना पड़ रहा बिल्कुल है, है। हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन आपकी इतनी है नहीं। और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई स्टेप्स दिखते नहीं नज़र आ रहे जिससे वो अपने सिस्टम की रेक्टिफिकेशन कर रहे हो इस वक्त। तो ये तो आगे जो है मामला इस वक्त बड़ा गंभीर होता जा रहा है हमारे लिए, और मेरी इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि हमारे लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, हमारे लिए जो एनर्जी कॉस्ट है इसको कम किया जाए। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट रेस करना चाहूँगा कि हम पे सेल टैक्स भी लागू किया गया हुआ है, बिजली की कीमत हम पहले ज़्यादा दे रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए है नहीं। रोज़ दिन के कोई 15 महकमे ऐसे आ जाते हैं क्योंकि आपने अपनी जो टैक्स बेस है उसे तो बड़ा किया नहीं है। तो जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर लोग हैं, जो आपके मतलब साफ़ सुथरा कारोबार करने वाले लोग हैं, आप उन्हीं को स्क्वीज़ करी जा रहे हैं। ऊपर से आपने सेल टैक्स लगा दिया जिससे हमें कैश फ्लो की भी मुश्किलात का मेरे सामना सामने को कमोबेश 200 अरब से जायद के रिफंड्स क्लेम पड़े हैं, DLTL इतना पड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर इनकम टैक्स सब रिफंड्स मिलाएं तो 300 अरब से ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स का वापस करना है। मेरे से माशाल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते। तो अब आप इमेजिन करें कि 300 अरब से ज़्यादा के अगर रिफंड आपके अभी प्रोसेस नहीं हुए तो एक्सपोर्टर कैसे भाई सस्टेन करेगा। तो फिर ये ब्लूमबर्ग जो कह रहा है कि आप सेकंड फाइनेस्ट इकॉनमी है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो बेहतरी की तरफ जा रही है, प्राइम मिनिस्टर जो दौरे कर रहे हैं इस वक्त वो बड़े पॉजिटिव जेस्चर के साथ जा रहे हैं। मार्कअप रेट कम किया गया जो 11 पे होल्ड है, जिसे वादा किया गया था बजट से पहले सिंगल डिजिट में लेके आने का, लेकिन बजट के बाद 3 माह यानी कि पहली छमाही गुजर गई, वो सिंगल डिजिट नहीं आ सका। महंगाई बहुत कम हो गई। ये सब क्लेम्स और अदादो शुमार को फिर आप कैसे देख रहे हैं? जहाँ तक आपने सिंगल डिजिट की बात की, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक ये हमारे पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे, आप किसी भी इकोनॉमी को उठा लें, वही इकोनॉमी ग्रो कर रही है जिसकी ये सिंगल डिजिट के अंदर है। तो सबसे पहले तो हमें इसे सिंगल डिजिट में लाना होगा, अभी सिंगल डिजिट में हम आए नहीं हैं। दूसरी बात ये कि जो इकोनॉमी की रिकवरी की बात कर रहे हैं, हमने एक बबल क्रिएट किया हुआ है, मैं ये बिलीव करता हूँ, और वो बबल के अंदर हमें सारा बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अगर उस बबल के अंदर आप जाके देखें तो आपको महसूस होगा कि इट्स ऑल फैब्रिकेटेड बेसिकली। क्योंकि आपकी महंगाई की शरह नो डाउट कम हुई है, लेकिन अभी कल की भी जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि अभी महंगाई की शरह जो है 5 to 7% इंक्रीज होने के खदशात हैं। गवर्नमेंट ने खुद प्रेडिक्ट की है कि हमारे 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये 7 तक जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। तो गवर्नमेंट खुद बता रही है महंगाई बढ़ सकती है। बिल्कुल, और कह रहे हैं 5 to 7% और आपकी पेट्रोलियम मसनूआत और गंदम महंगी हुई है, जिसके डेफिनेटली टिकल डाउन इफेक्ट्स आने हैं सारी। देखें, ये जो सैलाब की वजह से जो सारा अनाज का मसला क्रिएट होगा, इसकी वजह से आप इमेजिन करें गरीब बंदा क्या करेगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मतलब इकोनॉमी की, मुझे लगता है कि जब तक हम अपने फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, बुनियादी चीज़ों को नहीं एड्रेस करेंगे। देखें, एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है एक बुनियाद पे, आपकी बुनियाद ही कमज़ोर है तो आप कैसे मतलब सस्टेन कर सकेंगे उस स्ट्रक्चर को। मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी एनर्जी कॉस्ट को मैनेज नहीं करेंगे, हम ये सेल टैक्स को जो है इसमें आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे कैश फ्लो के मामलात के लिए, और इसी तरह हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हमारे जो इस वक्त कहीं सरकारी महकमे, यकीन कीजिए कि दिन में हमारे लिए इतना स्ट्रेस होता है, हम कंपेटिटिव नहीं रहे, हम अपने कस्टमर से आर्ग्यू कर रहे होते हैं, प्राइसिंग पे डिबेट हो रही होती है, और पता लगता है कि दिन के 4 महकमे हैं जो हमारे दरवाजे पे बैठे होते हैं और वो टैक्सेस के लिए कोई पुश कर रहा है, कोई ऐसी ऐसी नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो मेरी वाली जनरेशन में मेरे जैसे लोगों के लिए वो बिल्कुल नहीं है। तो हमें मतलब एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है कि यार ये हम पहले ही ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल हुआ है रीजन में सस्टेन करना, ऊपर से हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो अगर आप एक्यूमुलेट करें इन सारे फैक्टर्स को तो आप फील करेंगे कि मैं जो पेन का आपसे इजहार कर रहा हूँ वो एक जेन्युइन है, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट मैं बोल रहा हूँ। और अगर हम डेफिनेटली हम जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई इशू उठाएं तो उसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अहमद अफजल अवान क्या समझते हैं कि इनका शॉर्ट टर्म
या सॉल्यूशन क्या, पॉलिसी मेकिंग, टेक्सटाइल पॉलिसी तो है नहीं मुद्दतों से हमारी, अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करी है 10 ईयर्स पॉलिसी के ऊपर, जिसके अंदर चैम्बर्स और एसोसिएशन के अहदेदारों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, उनसे मशावरत की जा रही है। अभी आप न्यू आए इस अहदे पे आए, डेफिनेटली गवर्नमेंट आप लोगों को शामिल करेगी। इससे पहले रेहान बड़ाड़ा साहब इसे उस कमेटी के अंदर मौजूद थे जो अपनी सिफारिशत पेश कर रहे थे। ये कैसे देखते हैं कि पॉलिसी इस वक्त कितना आना ज़रूरी है, जिसमें रोड मैप हो कि डॉलर कितने का है, कौन सी चीज़ कितने की पड़ेगी, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें तो क्या है वो फिर? अच्छा, इसमें एक और बात मैं यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये बात है और उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल्स जो हैं वो मेरी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है, और ये इतने दुख की बात है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि औरंगज़ेब साहब हमारे मसले मसाइल को देखें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी वो इंडस्ट्री है इस माशरे की जिसकी फिर भी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, बिल्कुल सही, जिसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, और उस कैपेसिटी को आप इन्हेंस करने जाएंगे तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक नए सेक्टर को टारगेट करेंगे, सबसे पहले आप उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उसकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और फिर जाके आप कहीं उससे मतलब फ़ायदा ले सकेंगे। तो टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ऑलरेडी आपकी कैपेसिटी बिल्ड हुई है, तो बजाय आप उसको कॉर्नर कर दे के आप उसमें और इन्वेस्टमेंट्स करवाएं। आपका इस वक्त सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस जो आ रही है, जो ज़र मुबादला आ रहा है आपका, वो किस सेक्टर के थ्रू आ रहा है? टेक्सटाइल सेक्टर के थ्रू आ रहा है, और इसका जवाब आपने दिया। 64% ज़्यादा एक्सपोर्ट है। मतलब अगर आप $32 बिलियन लगाते हैं तो उसमें तो $19 अरब तो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल पे कर रहा है आपको। तो आप इमेजिन करें भाई कि आप इमेजिन करें कि अब नए सेक्टर को जब आप बिल्ड करने जाएंगे, हम तो एक छोटा पेज तक नहीं बनाते, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्या आपके ख्याल में, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपके ख्याल में टेक्सटाइल की कैपेसिटी को इन्हेंस करना और इसको कैपिटलाइज करना आसान होगा, या जीरो स्क्रैच से किसी नई इंडस्ट्री को बिल्ड करके उसकी कैपेसिटी से अर्निंग्स लेना आसान होगा? दुनिया में तो IT इस पर बहुत तरक्की करी, लेकिन हमने तो IT को भी ऐसे निचोड़ दिया है कि रेहान बड़ाड़ा साहब पिछले इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मोर देन 50 कंपनीज दुबई जा चुकी हैं पाकिस्तान से। तो नहीं को इन्हांस हमने क्या करना है? IT में मैं ये कहूँगा कि नो डाउट हमारा बेहतरी आ रही है, लेकिन आप देखें कि उसकी बेहतरी को भी अगले 5-10 साल लग जाएंगे, जितना सिचुएशन बनी पड़ी है। अब ऑलरेडी जिस तरह मैंने पॉइंट आपसे रेस किया कि हमें इसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करना चाहिए, हमें रॉ मटेरियल्स के अंदर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें अपने एक्सपोर्टर को प्रमोट करना चाहिए। मैंने उस दिन भी मेंशन किया अपने फर्स्ट इंटरेक्शन में मीडिया के साथ कि $1.7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। मैं भाई ये कहता हूँ कि इसमें से हम 15% शेयर भी ले लें तो आप जस्ट इमेजिन करें कि हम कितने $बिलियन का ज़र मुबादला लेके आते हैं पाकिस्तान में। ये एक बड़ी बेसिक सा फैक्ट है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ एफिशिएंट होना पड़ेगा, हमें अपने वर्कर्स की स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल्स की ईज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो इजी करनी पड़ेगी अपने लोगों के लिए। और अब तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि चाइना जो है वो मोस्टली रॉ मटेरियल्स ही प्रोवाइड कर रहा है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर से निकल के टर्शरी सेक्टर में जा रहा है, वो सर्विसेज सेक्टर में अब जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहिए। और हमारी जो मतलब इतनी वो नेबर कंट्री है, हमें चाइना के इन मामला से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें वहाँ से चलें रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, उसके प्रोसेस को भी हमें आसान करना चाहिए। बेशक हम उनके साथ उनकी लोकल करेंसी में डील कर लें, देयर आर सो मेनी वेज, बट जब हमें टाइम दिया जाएगा, हमें इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हमारे जो हैं इकोनॉमिक्स के मिनिस्टर जो हैं, इकोनॉमी के मिनिस्टर साहब हमें अगर टाइम दें, और आई होप कि वो अगर उन तक ये मेरा पैगाम पहुँचे तो वो हमें टाइम दे ताकि हमारे मसले मसाइल को समझ सके और हमारे लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी आसानियाँ क्रिएट कर सकते हैं वो प्लीज़ करें। बहुत शुक्रिया। अहमद अब्दुल अवान साहब मौजूद है। बड़ा ब्रीफ के अंदर चीज़ें देखी कि इस वक्त ये क्या सोच लेके इस नशिस्त के ऊपर बर्जमान हुए हैं, कैसी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। डेफिनेटली जब आपकी गुफ्तगू आपके दुरानिये से बढ़े तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपके पास मवाद भी मौजूद है और आप कुछ करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इनके विजन से लगा कि इनके पास चीज़ें मौजूद हैं, और हमें ये चीज़ खुशी होती है कि जहाँ फारूक यूसुफ फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत में हैं, वीद अकराम हैं, इंजीनियर आसिम मुनीर हैं, वहीं ये ऐसे लोग जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल की, क्योंकि फैसलाबाद सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्टों का नहीं बल्कि मजदूर का और ताजर का शहर है, ये सब इंटरकनेक्टिव है। इनकी नुमाइंदगी होगी तो पाकिस्तान की मौशत के अंदर मुस्बत इशारे हकीकत में नजर आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तसलसल जारी है। हम फैसल भाई ऐवान सनअत तिजारत के सदर फ़ारूक यूसुफ साहब के साथ मौजूद थे, फिर पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के SVP के साथ मौजूद थे अहमद अफजल अवान साहब के साथ। अब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ। फैसल भाई ऐवान सनअत तिजारत के सीनियर नायब सदर के ओहदे पर फायज़ हुए हैं। हमारे साथ नवीद अकरम शेख साहब मौजूद हैं जो कि एक मारूफ एक्सपोर्टर हैं। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फैसल भाई ऐवान सनअत तिजारत में जहाँ हम बात करेंगे फैसलाबाद को टेक्सटाइल से निकाल के कुछ और एक्सपोर्ट्स की तरफ भी बढ़ना होगा, और ख़ास तौर पर हमें अपनी रवायती एक्सपोर्ट छोड़ के कुछ और वेंचर खोलने होंगे, कुछ और मंडियाँ खोलना होंगी जहाँ पाकिस्तान अपनी गिरती हुई मईशत और गिरती हुई बरामदात को बचा सके। तो इनका ताल्लुक एक एसिड शोबे से है जो कि ख़ास तौर पर दुनिया के अंदर कन्फेंशनरी और मुख्तलिफ नामों से जो है वो जाना जाता है। मैं बिला ताख़ीर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। वीर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सोच है और क्या एम है? वेरी स्टार्टिंग क्वेश्चन, फिर हम आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जैसा कि आज आपको प्रेसिडेंट साहब ने अपना रोड मैप दिया कि जिस तरह हम काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक साल जो हमें टेनोर मिला है, मैं यही नहीं चाह रहा कि यहाँ पर आके सिर्फ बैठूँ और अपना टाइम स्पेंड करूँ। जो मेरे दिल के अंदर बातें हैं एज ए एक्सपोर्टर, बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री नहीं चल रही। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जो हकीकत है, बिजली का कोई इशू नहीं है कि जो बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर लोगों ने अपने इंडस्ट्रीज़ में सोलर लगा ली हैं, उनकी बिजली जनरेशन जो है ना वो खुद ही हो रही है। जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं ना हमारे कंट्री में, वो सबसे बड़े हैं रॉ मटेरियल्स के। हमारे यहाँ पता नहीं होता कि कल सुबह क्या होगा। मेरा क्योंकि शुगर से रिलेटेड वाबस्ता मैं हूँ, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पिछले कोई 50 सालों में चीनी का रेट 100 रुपये kg था। नहीं, अगर आप देखेंगे पिछले 50 सालों में रेट 100 रुपये kg हुआ, बढ़ते बढ़ते 2-2 रुपये kg। आज क्या ऐसा हुआ कि 100 से 200 रुपये kg हो गई। हर चीज़ को आप देख लें, आप फ्लोर को देख लें, आप ग्लूकोज को देख लें। हमारे यहाँ माफियाज जब एक्टिव होते हैं ना तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। आप बिलीव करें कि एक्सपोर्ट का इतना काम है, आप किसी कंट्री में चले जाएं, हमें बड़ा दुख होता है जब हम मेहनत करके किसी कंट्री में जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, आप ही के कंपटीटर इंडिया है, वो चीज़ आपसे सस्ती बेच देते हैं और आपके पास ज़्यादा वसाइल, हमारे पास कस्टमर्स, नेटवर्क, हर चीज़ है, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं कि जब कस्टमर कहता है जी कि योर प्राइस इज़ फॉर एग्जांपल $1.5 एंड इंडिया इज़ 1.2। जिस तरह टेक्सटाइल में इशूज़ हैं इंडस्ट्रीज़ को कि सारे जा रहे हैं, बिज़नेस वियतनाम जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है और हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। आप बिलीव करें कोई काम की कमी नहीं है, कोई यहाँ पर इश्यूज़ नहीं है इंडस्ट्रीज़ को। मसला ये है रॉ मटेरियल्स प्राइस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए। अब सबसे बड़ा इशू देखें, मैं आया हूँ, आज ही मैंने एक लेटर लिखा है FBR को, क्योंकि मीडिया जो है एक ब्रिज है चैम्बर और आवाम का गवर्नमेंट की तरफ। अब इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा रिफ़ंड था, जो हमें 16-17% रिफ़ंड मिलता था, उसको कैपिंग कर दिया जी कि 10% रिफ़ंड। अब आप मुझे बताएं कि एक इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उसकी कैपिंग कर दी गई है कि आप ये कन्फेक्शनरी और अदर दैन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जो भी अदर दैन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट काउंट किया जाता है ना वो सिर्फ टेक्सटाइल को ही काउंट किया जाता है। जबकि आप चाहें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा सकते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, ये मीडिया की वसात से मैं बात करना चाहूँगा आला ओहदेदारान से। एज अ जो टैक्स पेयर, अगर मैं शुगर ख़रीदता हूँ ना, मैं 15 रुपये kg एक्स्ट्रा FED दे रहा हूँ, और अगर कोई आदमी जो कि नॉन टैक्स पेयर है और ऑफ श्योर प्रोडक्ट ख़रीदता है, उसको 15 रुपये kg चीनी सस्ती मिलती है। और ये बड़ी हैरानकुन सी बात है कि एज अ टैक्स पेयर मुझे चीनी महंगी मिलती है एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो दूसरा आदमी है उसको चीनी सस्ती मिलती है। अब आप मुझे बताएं इसको लेके मैं किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकता हूँ। और दूसरा, एक टैक्स रिफ़ंड है, अगर मैं कॉस्ट लेके आता हूँ किसी चीज़ की, मैं टैक्स रिफ़ंड पहले मुझे मिलता था 13-14%, जो कि मेरा हक़ है। अब मुझे कैप कर दिया गया जी कि आपको 10% से ऊपर हम टैक्स नहीं दे सकते। आप मुझे बताएं, जब इस तरह के इश्यूज़ होंगे इंडस्ट्रीज़ नहीं बढ़ सकती। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, एक्सपोर्टरों को मिले। मैंने आज भी एक दरख्वास्त की है FBR से कि हमें हमारे डेलीगेशन को बुलाया जाए, हम उनको बताएं, और बिलीव करें एक्सपोर्ट बहुत बढ़ सकती है। कोई ये नहीं होगा कि 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये 1 साल में बढ़ सकती है। सिर्फ थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर दें और इंडस्ट्रीज़ को आगे लेके चलें कि भी उनकी बात सुने। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे कई अदारे हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त परेशान हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, और इंशाल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट साथ दे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट का प्लान नज़र आ रहा है कि माफियाज़ को पकड़ें, और अगर ये स्टेबल कर दिया
हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक सवाल मुझे ये पता है कि नवीद अकरम शेख जो है वो एआई की दुनिया के भी बहुत बेताज बादशाह हैं, बहुत चीज़ों को जानते हैं, तो क्या इस जिद्दत को आज अपनाने की अशद ज़रूरत नहीं है? हम ऑनलाइन मार्केट में दुनिया 50% क्रॉस कर गई है, हम 10% से बिलो ऑनलाइन मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। करना चाहिए, इसमें एआई हो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या कंप्यूटर रिलेटेड काम है, आईटी, सारा काम करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर यही है। अगर हमारी आवाम इस चीज़ को 5 साल बाद करेगी फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और आजकल आप डिज़ाइन से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक जो है ना एआई से बना सकते हैं, और बस ये सपोर्ट चाहिए हमारी गवर्नमेंट की, हमारी इंडस्ट्रीज़ को। आप बिलीव करें पाकिस्तान रॉक करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नवीद अकरम शेख साहब मौजूद थे जो कि SVP हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि फैसलाबाद चैम्बर के इस सीट के ऊपर नशिस्त पर बर्जमान होकर वो क्या किरदार अदा करेंगे, क्या आज़म रखते हैं और किस मुस्बत हौसले और जज्बे के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलने के ख्वाह हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के नायब सदर नौ मुंतखब जो हैं वो मौजूद हैं, इंजीनियर आसिम मुनीर, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिम भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको चैम्बर के अंदर हम हमेशा फ्रंट फुट पे काफ़ी एक्टिव देखते हैं, ख़ास तौर पर फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आपके बड़े अच्छे रवाबित हैं, क्योंकि ये एक बहुत हुसन होता है। अल्लाह को हर किसी के अंदर मुख्तलिफ अनायात होती हैं, किसी को किसी तर्ज में। तो यहाँ बहुत सारे कुछ टेक्सटाइल पे अबूर हासिल रखते हैं, कुछ किसी और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। जैसे पिछले हमारे VP जो शायद मुमताज़ बाजवा थे, उनके डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ कनेक्शन बहुत पॉजिटिव और अच्छे थे, जहाँ बहुत अच्छी रवाबित और चीज़ें चलती थी। आपके अब तकरीबन उस सीट पे वैसे मिलते जुलते शख्सियत दोबारा आई हैं, तो क्या समझते कितनी ज़रूरत है कि इस वक्त जब पाकिस्तान सफारती सतह के ऊपर बड़ा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, अच्छा चल रहा है, वहाँ इस सिस्टम को, इस सफारती ताल्लुकात को लोकल सतह के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करने के लिए आसिम मुनीर क्या करेगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच डोगर साहब। आप हमेशा ही कह लें कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की प्रोजेक्शन जो है वो बड़ी हाई अप तक लेके जाते हैं। तो बीइंग वाइस प्रेसिडेंट आई एम रियली ग्रेटफुल सर। तो जैसा कि आपने बात की है कि हमारे डेलीगेशन के हवाले से और डिप्लोमेटिक जो सिलसिला है उसका हमारी लोकल फैसलाबाद की इंडस्ट्री को किस सेंस में हम उसको कह लें कि अपनी एक्सपोर्ट या अपना ट्रेड जो है वो वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो सर आपको पता है कि रिसेंटली हमने ये चार्ज लिया है और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब का बड़ा वाज़े कह लें कि विजन भी है, डायरेक्शन भी है कि हमने मैक्सिमम जो है ना वो डेलीगेशन इधर से लेके जाने हैं, और स्पेशली हमने उन मंडियों में लेके जाने हैं या उन कंट्रीज़ में लेके जाने हैं जिधर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में काफ़ी पोटेंशियल है। तो अभी हम कल ही हमारी एक बड़ी कह लें कि वो जामिया किस्म की मीटिंग्स हुई है हमारे अपने ऑफिस बेयर के दरमियान। तो हमारी फ़र्स्ट या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है ना वो यही है कि हम लुक अफ्रीका जो है ना फर्स्ट उधर हमने अपना जो है ना फर्स्ट जो डेलीगेशन है इंशाल्लाह ताला उधर लेके जाना है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और उसके साथ साथ साउथ अमेरिका की कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सप्लोर करने की उधर वो काफ़ी पोटेंशियल है। तो उनमें वो मैं ख़ास तौर पे तज़किरा करूँगा। हमारे फैसलाबाद की कह लें कि ज़रखेज़ मटी के ज़रखेज़ उधर एम्बेसडर हैं सैयद शोज़ब अब्बास साहब मैक्सिको में। तो वो काफ़ी अरसा से उनकी विश है कि मेरे शहर से जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी वो मैक्सिको भी आए। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि हमने प्रायोरिटी जो है ना ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो बाय द वे हमारा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी लुक अफ्रीका पे काफ़ी कह लें कि वर्किंग की है। तो उनकी कोलैबोरेशन से इंशाल्लाह ताला हमने ये नया सिलसिला जो है ना हमारा बिज़नेस बढ़ाने के सेंस में ये हमने इंशाल्लाह ताला करना है। और आपके चैनल के तवस्सुत से ही आज क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम जो है वो सर्व किया है फैसलाबाद चैम्बर को रिप्रेजेंट किया है इन डिप्लोमेटिक अफेयर में। तो स्पेन का आज नेशनल डे है, तो मैं अपने स्पेनिश एम्बेसी जो इधर है हमारी और हमारे जो कह लें कि ब्रदरली समझ लें, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है उधर, मोर दैन 3 मिलियन के करीब स्पेन में आबाद है। तो मेरी नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात जो है ना वो अपने स्पेनिश
मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए, उनकी इधर एम्बेसी के लिए हैं। अच्छा, तो थैंक यू सो एक मच। सवाल बड़ा मेन थोड़ा सा ट्विस्ट करके मुझे आदत है पेश करने की, मैं वो कहते हैं ना बाज नहीं आया जाता दोस्त सब सीटों पे बैठे हैं। हमारे कमर्शियल अताशी मेजॉरिटी तौर पर अपनी फैमिलियाँ सेट करने जाते हैं कि उनको भी पिंच किया जाएगा, थोड़ा जगाया जाएगा कि सीटों के ऊपर बैठ के थोड़े आंखें खोलें। आपका काम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की मसनूआत को प्रमोट करना है। वो अगर थोड़ा सा भी पार्ट प्ले करें तो पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट्स के अंदर गैप्स और मार्केट शेयर ले सकता है, जहां उनका काम सिर्फ हुकअप है कि ग्राहक को यहाँ से मालिक आने वाले जो एम्बेसडर यहाँ से जाने वाले डेलीगेट्स हैं उनके साथ मिलवा दिया जाए। और बहुत अच्छे कमर्शियल अताशी मौजूद हैं पाकिस्तान के, जैसे अभी हमें मलेशिया के अंदर 20 मिलियन का मीट का भी ऑर्डर मिला है। और ऐसी चीज़ें जहाँ डेलीगेट्स बड़े एक्टिवली प्रिपेयर का होते हैं वहाँ फिर हमें पॉजिटिव नताइज भी मिलते हैं। डोगर साहब, रियली आपने मेरे दिल की बात जो है ना वो मुझे एज ए क्वेश्चन जो है ना वो कर लिया है। जैसा कि आपने वो पहले ही बात कर दी है, मलेशिया में हमारी बहुत ही ज़्यादा मोहतरम मैडम ताहिरा जवेद हैं, तो आपने भी क्रेडिट दे दिया उनको कि उनकी कह लें कि वर्किंग, उनकी सिंसेरिटी कंट्री के साथ जो है वो इतनी लॉयल्टी है कि उन्होंने ये अचीव करके दिया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब स्पेशली उधर गए हैं मलेशिया में, तो मेरा कह लें कि पर्सनली फैसलाबाद चैम्बर के बिहाफ पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं उनको, मैडम ताहिरा जवेद को सलूट भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उनकी जितनी भी ये काविश है उनको एक्नॉलेज करते हैं हर फोरम पे। और जो बाकी आप वो जिस तरह बात कर रहे थे कमर्शियल काउंसलरों की, तो आपको पता है कि हर माशरे में पॉजिटिविटी और थोड़ा सा वो दूसरा आंसर भी होता है। तो हमारी तो बीइंग चैम्बर जो है ना वो यही उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने मुल्क के लिए जिसने आपको नाम दिया आल्दो के कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और उनको करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। इंजीनियर आसिम मुनीर साहब मौजूद थे। गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो नुमाइंदगान सफारत खाने हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। बिलाशुबा इन्होंने कहा कि एक अच्छे टाइज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और डिप्लोमेट टाइज़ इस्तेमाल करने वाले बंदे बड़े कारीगर कहते हैं वो इन टर्म्स, ये एक आर्ट है आप किसको कैसे, और डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सारी डिप्लोमेसी यूज़ होती है, तो इनको जितना इस्तेमाल किया जाए उतना पाकिस्तान ख़ासतौर पर शहर फैसलाबाद के लिए फ़ायदेमंद है। और अच्छी चीज़ है कि डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग जो हैं ओहदों के ऊपर फायज़ हुए हैं, जो डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस काबिल हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ लैंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।